हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकॉन आर्थिक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर सेमेस्टर 1 स्टूडेंट। बिफोर मूविंग टू मेन टेक्स्ट बुक और चैप्टर 1, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके जब आप वर्ड सुनते हो स्केर्सिटी, तो फर्स्ट आपके माइंड में क्या आता है? Think about when you hear a word scarcity, what come first in your mind? Think. Just pause video and think. That feeling are different for different persons, but in economics is simply the study of how society manage its scarce resources. Today we are not going to jump into demand curve or GDP formulas. Instead, we are going to build the foundation that every single topics in this semester especially this is related to the principle of economics. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, जो कि बुक का नाम है आपकी द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आर रिटन बाय ग्रेगरी मैनक्यू, इन शॉर्ट जी मैनक्यू। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हमने आपसे बोला था स्कैरसिटी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, उसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या नाम है हमारे का? 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाई दिस चैप्टर मैटर? थिंक। और मैं जनरली ये बोलता हूँ थिंक अबाउट इट, बिकॉज जब आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो आप उस चीज़ को बेटर तरीके से समझ पाओगे और बेटर तरीके से लोगों को समझा पाओगे। इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ही इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स इस तरह समझो कि आप जिस व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स पढ़ा भी नहीं हो उसको भी आप अच्छे से समझा पाओ। In this chapter we discuss 10 principles of economics, and these 10 ideas are not isolated fact to memorize. They are the lens through which every later topic like demand, supply, market structure, growth theory and other theories will be viewed. फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल्स। अब हम स्केर्सिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है वो भी स्केर्सिटी से ही स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। स्केर्सिटी मीन्स सोसाइटी हैज़ लिमिटेड रिसोर्स एंड कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज पीपल विश टू हैव। जनरली हम देखते हैं कि हमारी जो विश होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई भी चीज़ को आप देख लें, हमें पता है कि इसकी रिसोर्सेस हैं, बट फिर भी हमें ज़्यादा चाहिए। मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर स्केयर। लेट्स, हमने इन सब को डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा बुक में भी दे रखा है। फर्स्ट पार्ट है हाउ पीपल मेक डिसीजंस। तो इसमें हम 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि 4 प्रिंसिपल्स को। सेकंड पार्ट हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ वन अनदर। इस पार्ट में 3 प्रिंसिपल्स 5, 6, 7 एंड लास्ट में हाउ द इकोनॉमी एज होल वर्क्स। लास्ट के 3 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। बिगिन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। अब किस कंडीशन में पीपल ट्रेड ऑफ को फेस करते हैं? लेट्स विथ सिंपल और अंडरस्टैंड। टू गेट वन थिंग्स दैट वी लाइक, वी यूजली हैव टू गिव अप समथिंग एज वी आल्सो लाइक। लेट्स टेस्ट दैट राउट नाउ। अब ये डिसीजन हमें लेना है। अब हम इसको समझते हैं कि अगर आपको एक चीज़ पसंद है और उसके लिए आप दूसरी चीज़ को या दूसरी वस्तु को आप गिव अप करना चाहते हो, दिस इज़ जनरली अ ट्रेड ऑफ। पर डिसीजन मेकिंग इज़ फंडामेंटली अबाउट ट्रेडिंग ऑफ वन गुड्स और वन गोल अगेंस्ट अनदर।
So let's start with every decision, individual or societal, involve trade-off one goal against another. At the personal level, think of a student dividing time between economics and psychology. Every hour on one is an hour not spent on the other. At the societal level, two classic trade-offs appear again and again in policy: guns versus butter, defense spending versus consumer goods, and efficiency versus equity. Efficiency means society gets the maximum benefits from its scarce resources. The size of economic pie. Equality means how evenly that pie is sliced. When government redistributes income to improve equality, it often reduces inefficiency or efficiency because it can weaken the incentive to work hard. Okay, so write both terms on the board or underline the distinction. This is the most कॉमन कन्फ्यूज पेयर इन द होल कोर्स। यहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ इसीलिए बताई है कि आप इसको अपने बोर्ड या आप कहीं भी लिख रहे हो उस चीज़ को आप लिखना है, आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि पीपल फेस ट्रेड ऑफ ये आपको सारे कोर्स जो अपना होल कोर्स हम डिस्कस करेंगे इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोचो, think about union budget. Every year the finance minister must decide how much goes to defense, subsidies, infrastructure and welfare, all within one fixed pool of money. More for one head to the expenditure always means less for another. अब जब बजट बना और हर साल बजट आता है, बट ये भी तो डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो जब एक सेक्टर का एक्सपेंडिचर बढ़ाया गवर्नमेंट ने तो दूसरे सेक्टर का मे भी कम भी तो हुआ होगा, क्योंकि बजट तो डिसाइड ही हो गया फर्स्ट जब बना तभी। तो यहाँ पर हम अब समझते हैं कि यहाँ से जो चीज़ है जनरली आप समझ सकते हो कि कैन समवन गिव अ मी अ ट्रेड ऑफ यू पर्सनली फेस। ओके, जब आप ट्रेड ऑफ की बात करेंगे तो यही है कि आपको एक चीज़ चाहिए तो दूसरी आपको जाने देनी होगी, यानी कि दूसरे वस्तु को आपको गिव अप करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आपको कमेंट में लिखना है। इन दिस वीक पर्टिकुलरली मे बी अनदर वीक, आपको जहाँ भी ये ट्रेड ऑफ फेस किया हो आपने, तो आप उसको हमें बताएंगे, ठीक है नाउ। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अनअवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप डिसीजन लोगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और जब डिसीजन लोगे तो वहाँ पर आप कुछ कॉस्ट भी तो बियर करोगे। तो उस कॉस्ट को बियर करोगे आप, उसके लिए आपका यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड प्रिंसिपल, नेमली द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिव अप टू गेट इट। If I asked you, what does it cost you to sit in the class right now? तो आप लोग जवाब दोगे, most of you would say nothing, I already paid my fees. बट अब इसको हम चैलेंज करते हैं आपके, ठीक है, आपने सेक्रीफाइस किया बट आप बोल रहे हो कि मैंने फीस पे कर दिया है ऑलरेडी। सो लेट्स सी, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को या इस कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर दिए इस फीस को, आपने बोला, बट यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी तो है, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से समझते हैं। वॉट एवर यू मस्ट गिव अप टू ऑब्टेन समथिंग। When calculating the true cost of college or school, don't just add tuition, book, room and board. Room and board would be spent either way, so they are not a true added cost. The single largest cost for most students in the foregone income.
what you could have earned working full time instead of attending class. This is precisely why top athletes with lucrative professional contracts often skip or leave college. Their opportunity cost of staying in school is usually high, unusually high. तो यहाँ पर आपको मैंने जो बताया कि हर एवरी यू कैन गो एनीवेयर, बट वहाँ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है। अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जहाँ पे कम होगा, यहाँ जहाँ पर ज़्यादा होगा, आप उस हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। A topper who left a well-paying job to prepare full-time for an exam is effectively paying an opportunity cost equal to the salary given up, not just the coaching fees. If I ask to you, if two of you are both attending this same lecture, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, one who otherwise would be sleeping and one who otherwise would be a part-time job earning money, do you think their opportunity cost of being here is the same? Why or why not? Think about it. सोचो इसके बारे में. So the opportunity cost tell us the true price of a decision, but how much of something should we do? That's where the next principle. अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने फर्स्ट पढ़ा। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में जो फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा वो था पीपल फेस ट्रेड ऑफ। अब जब ट्रेड ऑफ की बात हो गई, आपने ट्रेड ऑफ किया, बट वहाँ पर कुछ कॉस्ट भी तो बियर हुआ है, तो वहीं पे आपका सेकंड प्रिंसिपल स्टार्ट होता है। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। आफ्टर दिस, जब आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू कॉस्ट को समझा यहाँ पर इन सेकंड प्रिंसिपल, तो अब आपका बिहेवियर यानी कि रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन, ये आपका थर्ड प्रिंसिपल है। रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। बट नाउ आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, वुड यू पे 500 फॉर वन एक्स्ट्रा चपाती एट अ थाली दैट ऑलरेडी इंक्लूड अनलिमिटेड राइस? Almost nobody would. But if you are already stuffed and someone offer you one more spoon of dessert free, many of you would still take it. Why the difference? बताओ, कुछ डिफरेंस समझ आया यहाँ पे? आपको मैंने बोला would you pay 500 for one extra chapati at a thali that already includes unlimited rice? Almost nobody would. What if you are already stuffed and someone offers you one more spoon of desserts free? Many of you would still take it. क्या डिफरेंस है इसके बारे में आप सोचो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको थिंक अबाउट इट और सोचो, वो आपको समझना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट, मैं आपका उसको जवाब दूंगा। ओके, सो हम थर्ड प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। अ रैशनल पीपल, मतलब प्रिंसिपल का नाम क्या है? रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। So the rational people systematically do the best they can to achieve their goal, and they rarely make all or nothing choices. Instead, they make marginal changes, small adjustment to an existing plan by comparing marginal benefit to marginal cost, not average cost. तो ये जहाँ पे जितने भी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो हम मार्केट वाले चैप्टर और जो कॉस्ट वाला चैप्टर होगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये सब क्या होता है ये वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अ टू क्लासिक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। द सेल फोन कॉल एग्जाम्पल।
If your monthly bill averages 9 rupee per 10-minute call, but the marginal cost of one additional call under your plan is only 5 rupee, and you value that call at 7 rupee, you should make the call even though it's above the similarly attractive threshold. सेकंड, द वाटर डायमंड पैराडॉक्स के बारे में समझो आप यहाँ पर। जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स है, ये एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वाटर इज इसेंशियल टू लाइफ बट प्लेंटीफुल, सो द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ वन मोर कप इज टिनी। डायमंड आर नॉन एसेंशियल बट स्केयर, so the marginal benefit of one more diamond is large. That is why diamond cost more than water, despite barter being necessary for survival. So अब आपको समझो आप इस चीज़ को इस तरह से। एयरलाइन सेलिंग लास्ट मिनट स्टैंड बाय टिकट्स फॉर below the average cost per seat because the marginal cost of one more passenger on an already flying plane is almost zero. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, can anyone think of a situation in daily life where the average cost of something is high but the marginal cost of just one more unit is very low? Marginal thinking explain a lot of consumer behavior, but it only work if people actually respond when cost and benefit change, which is exactly जो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात की थी थर्ड प्रिंसिपल में, एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एवरेज मतलब जनरल एवरेज, मार्जिनल कॉस्ट वन मोर एडिशन। अब आप इसको इस तरह समझो कि आपको बनाना पसंद है, आपने 5 बनानास खाए, क्या आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब आपको एक एक्स्ट्रा बनाना दिया जाए? क्योंकि 5 के बाद आपका पेट, आप मतलब आपका जो आप इतनी भूख लग रही थी, आपको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए था, वो आफ्टर 5 बनानास आप सेटिस्फेक्शन फुल हो चुका है, अब आपको नहीं चाहिए। अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बनाना और दूँ 6 लिट्स, तो आप बोलोगे यार अब आपसे खाया नहीं जाएगा ना वो। तो 6 जो आपका बनाना था उसकी कॉस्ट क्या हुई? मार्जिनल कॉस्ट आपके लिए तो जीरो हुई ना, आपको उस चीज़ से मतलब ही नहीं पड़ रहा, आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेट्स हम आपको 7 बनाना दें, तो उसका जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो ज़ीरो होगा आपके लिए, क्योंकि आपको फुल सेटिस्फेक्शन 5 बनाना से मिल चुका है। So now comes in picture principle 4. People respond to incentives. जो लोग हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इंसेंटिव्स को। One economist once said the entire field of economics could be summarized in 5 words. People respond to incentives. Let's test whether that is true or not. यहाँ पर जो इंसेंटिव की बात कर रहे हैं इज समथिंग रिवार्ड और पनिशमेंट दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट। सिंस रैशनल पीपल वेट कॉस्ट अगेन बेनिफिट, देयर बिहेवियर चेंजेस वेन एवर दोज कॉस्ट और बेनिफिट चेंज। सो एन इंसेंटिव इज एनीथिंग रिवार्ड और पनिशमेंट that induces a person to act because rational people weigh cost against benefits. Changing those cost or benefit change behavior. A rise in apple prices make buyer eat fewer apples and encourage orchards to hire more workers to produce more. A gasoline tax nudges people toward smaller fuel efficient cars, but incentive can also backfire in way policymakers don't intend. For example, Sam Peltzman 1975
Study on seat belt laws. Seat belts reduce the cost of an accident by lowering the chance of injury or health death. But this make driver feel safer, so they drive faster and less carefully, as if road conditions had improved. Result fewer death PER accident but more total incidents, and a troubling rise in pedestrian death since pedestrians get no seatbelt benefit at all. The lesson always traces both the direct effect of policy and its indirect incentive driven effect. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन यू थिंक ऑफ अ रूल इन योर हॉस्टल, योर फैमिली और अ गवर्नमेंट स्कीम दैट चेंज्ड पीपल बिहेवियर इन अ वे दैट वाज नॉट ओरिजिनली इंटेंडेड, that completes how individual make decision. Now let's zoom out. How do people decision interact with each other in society? जब हम यहाँ पर जो फोर्थ प्रिंसिपल था हमारा, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, तो यहाँ पर इंसेंटिव भी तो दिया गया उनको, बट उस कंडीशन में हुआ क्या, कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, और जो चेंज हुआ उसका क्या इम्पैक्ट है, एक्चुअल इम्पैक्ट है और नहीं भी है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 का एंड होता है, जो कि था हाउ पीपल मेक डिसीजन, और हमारे 4 प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए। फर्स्ट क्या था, एक ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं। पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिव अप टू गेट इट। थर्ड, रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। एंड फोर्थ इज पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, हाउ पीपल इंटरेक्ट। तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जनरल इज प्रिंसिपल नंबर 5, दैट इज ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। क्या ये सही है? लेट्स चेक। इज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज लाइक अ क्रिकेट मैच वेयर वन साइड विन एंड अदर लॉस? It always each party to specialize in what they do best and enjoy a greater variety of goods of at lower cost. तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि it trade between two country like a cricket match where one side win and other loss. No, that's one of the most persistent misconception in economics. Trade lets each party specialize in what they do best and exchange the surplus. So both sides end up with the greater variety of goods at lower cost. तो यहाँ मैंने जब आपको बोला क्या ट्रेड ये है कि दो कंट्रीज के बीच मैच हुआ, एक जीत गई और एक हार गई? नहीं, नो। यहाँ पर एक मेन चीज़ ये है कि जब कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं तो उनका जो स्पेशलाइज पार्ट होगा वो उस चीज़ को लेकर एक्सचेंज करेंगे, और वहाँ पर वो अपनी ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स को लेकर आएंगे। अ फैमिली दैट रिफ्यूज टू ट्रेड विथ एनी वन इज वुड हैव टू ग्रो इट्स ओन फूड, सीव इट्स ओन क्लॉथ एंड बिल्ड इट्स ओन हाउस। द सेम लॉजिक स्किल्स अप टू द नेशन। तो कंट्री में भी यही लॉजिक लगता है। जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम क्या बोल रहे हैं, अ फैमिली दैट रिफ्यूज्ड to trade with anyone else would have to grow its own food, sew its own cloth, and build its own house. The same logic. So let's take an example of this. India export cotton and yarn to Bangladesh, which specialize in lower cost garment manufacturing, and export finished clothing back to India and the rest of the world. Both countries end up with better off that if each tried to handle the entire textile value chain alone. If I ask a question, if trade genuinely benefit both sides, why do you
think there is still so much public anxiety about foreign competition taking away jobs? जब सेम ही है बट क्या प्रॉब्लम है? थिंक अबाउट इट। इसका जवाब आपको जितना भी आए उतना कमेंट में लिखना है आपको, बाकी मैं आपको बताऊंगा इन नेक्स्ट क्लास। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट में बताएंगे। सो द ट्रेड हेल्प व्हेन द पीपल एक्सचेंज फ्रीली, बट who coordinate all these millions of individual trades happening every day without a single person in change or charge? तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आता है नेक्स्ट, दैट इज मार्केट्स आर यूजली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी. So nobody is in charge of deciding how much tomatoes reach your local sabzi mandi tomorrow morning, and yet somehow there is usually just about enough. How does that happen? So in a market economy, decision of central planner are replaced by the decentralized decisions of millions of firms and households interacting through prices and self-interest. This is Adam Smith's famous invisible hand. From his book 1776, A Wealth of Nation, the idea that individuals pursuing only their own self-interest are laid as if guided by an individual hand to promote outcomes that are good for society as a whole. Prices are the instrument through which this invisible hand operates. This signals to buyers what to demand and to sellers what to supply. When governments block prices from adjusting as with rent control, they disable this coordination mechanism. This is also part of why centrally planned economies historically struggled. Planners lacked the information that free market prices convey automatically. Let's take an example, the vegetable mandi. No authority tell us tomato farmer exactly how many tomatoes to grow or vendor exactly what price to charge. Yet through thousands of independent buyer and sellers, prices adjust daily so that supply roughly matches demand. जब हम डिमांड और प्राइस का जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप तो जानोगे कि किस तरह से डिमांड बढ़ गई तो प्राइस कम हो गई, और जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया। और जो एडम स्मिथ की थ्योरी है इनविजिबल हैंड, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। मतलब मार्केट अपने आप को अपने तरीके से सेटल कर लेगी, नो प्रॉब्लम। तभी तो वहाँ पर है लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लेस इज फेयर थ्योरी। If I ask, can market fail to deliver the good outcome sometimes? That exactly where we are going next. आप समझो, can market fail to deliver this good outcome sometimes? ये थॉट आप सोचो और फिर आप सोचो exactly where we are going to next. Market usually work well, but usually doing a lot of work in that sentence or context. Here now come our principle 7. When do market not work and what can government do about it? So 7 principle name is governments can sometime improve market outcome. क्योंकि जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने बोला कि इनविजिबल हैंड है, मार्केट अपने आप को अपने तरीके से स्ट्रक्चर करेगी
सेल्फ इंटरेस्ट है वहाँ पे। तो इनविजिबल हैंड का मतलब यही है कि एक ये अदृश्य हाथ है जो दिखाई नहीं दे रहा है पर मार्केट को करेक्ट कर लेगा। अगर मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा तो वहाँ पर अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट्स कैन सम टाइम इम्प्रूव मार्केट आउटकम। दिस इज प्रिंसिपल 7। If markets are so good at self-organizing, why do we need a government at all in the economy? So government intervention can be justified on two broad grounds: to promote efficiency or to promote equity or equality. So यहाँ पर two reasons हैं, two big reasons. First, government enforce property rights, the ability to own and control scarce resources. Without enforced property rights, a farmer won't grow crops he expect to be stolen, and business won't invest if it expects to be robbed of the returns. Second, government can correct market failure, a situation where the market alone failed to allocate resource efficiently. Two major causes of market failure: externality and the impact of one person action on the well-being of bystander. A classical example is pollution. And second is market power. Two major causes हैं market failure के. First is externality and second is market power. The ability of single seller or small group to undue influences price as in a monopoly. So government intervention is generally justified on one of the two grounds: improving efficiency or improving equality. But can improve outcomes does not mean it always will, since policy is made through an imperfect political process. Let's take an example. A factory dumping untreated effluent into a river imposes a cost. An externality or downstream villagers who never agreed to bear it. Environmental regulation forces the factory to internalize that cost. अब जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात हुई तो यहाँ पर क्या आउटकम इम्प्रूव कर रहा है? अब जब मार्केट फेल्यूर हुआ, मार्केट जैसे गवर्नमेंट कैन करेक्ट मार्केट फेल्यूर, तो यहाँ चांस है कि गवर्नमेंट फेल्यूर को करेक्ट कर पाए। क्योंकि जब हम देख रहे हैं, एग्जांपल लिया हमने, फैक्ट्री का एग्जांपल लिया, जो उनका कचरा कूड़ा जो उनसे निकला, वेस्ट जो था, और उन्होंने वो जाके एक रिवर के किनारे डाल दिया, और उसी रिवर के पास में एक विलेज है, और जो विलेज के लोग हैं वो पानी उस रिवर का यूज कर रहे हैं। तो क्या ये एनवायरनमेंट के लिए और उन लोगों के लिए सही है? तो इस कंडीशन में और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेमेस्टर और मे इन नेक्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नलिटी आएगी, कॉस्ट थ्योरम आएगी, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सटर्नलिटी के कॉन्सेप्ट को, सोशल मार्जिनल कॉस्ट, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। एक्चुअल में एक और कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, पिग्यू टैक्स, क्योंकि जो फर्म पॉल्यूशन कर रही हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है। इस तरह की चीज़ें और भी आएंगी। तो अब मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ एक, कैन यू नेम एन एक्सटर्नलिटी यू हैव personally noticed around your own campus or neighborhood, and what you think government or the institutions should do about it? मैंने आपको बोला एक्सटर्नलिटी क्या थी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, द इम्पैक्ट ऑफ वन पर्सन एक्शन ऑन द वेलबींग ऑफ बाई स्टैंडर। मतलब थर्ड पर्सन आया और उसके वजह से आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, मे बी पॉजिटिव प्रॉब्लम और नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसीलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि आपका कोई दोस्त आया और इसने कुछ भी किया XYZ,
आके उसका जो कार है या उसका बाइक है उसका हॉर्न उसने बहुत तेज़ बजाया, उससे आपको प्रॉब्लम हुई गवर्नमेंट आपके कैंपस में या फिर आपके पड़ोस में, और उस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया यानी सही किया गया और नहीं। जनरली आप देखो जैसे कि आपका एग्ज़ाम टाइम है और पड़ोस में किसी के यहाँ वेडिंग है और वो फुल नाइट म्यूजिक चल रहा है उनका, और उससे आपको प्रॉब्लम हो गई, वो भी आप एक एक्सटर्नलिटी है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम और आपकी स्टडी पर वो नेगेटिव पड़ने वाला है ना, क्योंकि आप ड्यूरिंग दैट आवर्स यू आर नॉट स्टडी वेल। दैट्स वाई दिस इज important principle of economics. Governments can sometimes improve market outcomes. Now this is our second part. We have now covered how individuals decide and how they interact. Now moving to third part. This is how the economy as a whole works. तो 8 प्रिंसिपल है यहाँ पर हमारा। अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस goods and services. Why does the average person in a high income country enjoy a dramatically higher standard of living than the average person in a low income country? Almost all of this variation come down to one word, that is productivity. The quality of goods and service produced per unit of labor input. Nations where workers are highly productive enjoy high average incomes. Where productivity is low, living standards remain low. This is why the real driver of rising wages is not labor unions or trade protection. It's investment in education, tools, capital, and technology that raise output per worker. Let's take an example. A software engineer equipped with modern tools and training generates for more output value per hour than a farm laborer using traditional methods on a small unmechanized plot. This productivity gap is the main reason average incomes differ so sharply between the two sectors. If I ask a question, if productivity is really the key driver of living standard, what would you personally invest in as a country policy maker to raise it? Think about it. Productivity explains the long run differences in living standard. What explain why prices in an economy keep rising year after year? तो यहाँ से आपका एक प्रिंसिपल आता है जो कि है प्रिंसिपल 9, prices rise when the government prints too much money. In January 1921, a daily newspaper in Germany cost 0.30 marks. By November 1922, less than 2 years later, the same newspaper cost is 7 million marks. What could possibly cause that? Because of price rise when the government prints too much money. This is principle 9, that is inflation. A sustained rise in the overall level of prices in the economy in virtually every serious historical case of high or persistent inflation. The root cause is excessive growth in the supply money or money supply. When a government prints large quantities of money, the value of each unit of that money falls and prices rise to compensate. Let's take an example. हमने पहले आपको बताया the famous Germany hyperinflation of the early 1920s.
In our book example, prices were tripling roughly every month, matched almost exactly by the pace at which the money supply was expanding. If I ask a question, can anyone connect this to a country you have read about recently that experienced very high inflation? What was happening to its money supply? So money growth drive inflation in the long run, but does printing money have any short run effect on jobs? So that question brings us to our final principle, that is 10. Society faces a short run trade off between inflation and unemployment. अब हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है इस चैप्टर का उसे हम डिस्कस करेंगे. Namely, society faces a short run trade off between inflation and unemployment. मैक्रो में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फिलिप्स कर्व, और वहाँ पर इस रिलेशंस को बताया गया है. रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्स रिलेशन है. हियर इज द पजल टू क्लोज ऑन. इफ प्रिंटिंग मोर मनी जस्ट causes inflation, why would any government ever consider doing it during a recession? Because in short run, over a year or two, money supply change don't just affect prices, they also affect employment. The mechanism, more money in the economy raise overall spending. Higher demand encourages firm to raise price only gradually, and in the meantime to hire more workers and produce more. More hiring means lower unemployment. This creates short-run trade-off policies that push inflation up tend to push unemployment down, and vice versa. This trade-off is central to understanding the business cycle, the irregular, largely unpredictable fluctuation in economic activity. Let's take an example. After the 2008 financial crisis, the US government cut taxes and increased spending, while the Federal Reserve expanded the money supply, all aimed at reducing unemployment. Policy makers, knowing accepted some risk of higher future inflation as the short run cost of faster job recovery. If I ask question, you were a policymaker during a recession, would you accept higher future inflation in the exchange for lower unemployment today? Why not or why? ये आप बताओ. Why not और why? अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जनरल एग्जांपल, कि एक कंपनी है, जनरल कंपनी या जनरल फर्म मान लो आप, और उस फर्म का कोई एक प्रोडक्ट है. लेट्स टेक एग्जांपल, फर्म बनाती है आपकी नोटबुक्स जो हम लिखते हैं. अब मार्केट में ज़्यादा डिमांड हुआ उस चीज़ का, तो फर्म क्या करेगी, ज़्यादा नोटबुक प्रिंट करेगी. जब फर्म ज़्यादा नोटबुक प्रिंट करेगी, उस कंडीशन में उसको ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जब ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मोर वर्कर हायर करेगी. अब जब मोर वर्कर हायर होंगे, क्योंकि डिमांड तो पहले ही बढ़ चुकी है, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस भी तो बढ़ेगी साथ में. इफ़ डिमांड कम होगी तो प्राइस इंक्रीज, और प्राइस इंक्रीज तो डिमांड कम. क्योंकि डिमांड और प्राइस का अगर रिलेशनशिप देखो आप, जनरल फिनोमेना में कुछ इस तरह होता है कि आपका डिमांड बढ़ा किसी चीज़ का, और प्राइस का रिलेशनशिप आप समझो, तो जब
प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी उस वस्तु की, ठीक है। और जब डिमांड कम होगी उस वस्तु की तो प्राइस बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हम जब लेबर की बात कर रहे थे कि ज़्यादा नोटबुक की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा लेबर को हायर करेगी, ज़्यादा लेबर को जब हायर करेगी फर्म तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और जो प्राइस बढ़ाया था पहले उसके वजह तो इन्फ्लेशन हो गया ना। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो रिलेशन है वो इन्वर्स आया ना, और उस इन्वर्स रिलेशन को फिलिप्स कर्व बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बट इन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में ये ट्रेड ऑफ वर्क नहीं करता है। वहाँ पर और भी इकोनॉमिस्ट के नाम आ जाते हैं, फिर मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह, उन्होंने भी उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो वो हमारा दूसरा टॉपिक है, हम उसे उस टाइम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को। सो लेट्स क्विक रिकैप देख लेते हैं समरी में। प्रिंसिपल 1 through 4 were about how you and individual make decision, trade-offs, opportunity cost, marginal thinking, and incentive. From principle 5 through 7 were about how people interact, trade, markets, and the role of government. And principle 8 through 10 zoomed out to the economy as a whole, productivity, inflation, and short-run trade-off with unemployment. None of these 10 ideas will feel fully complete today, and that's fine. Every single topic we cover for rest of this semester: demand and supply, market structure, growth theory, macroeconomic policy, will circle back to one or more of these 10 principles. So don't try to memorize them as isolated fact. Treat them as a lens you will keep putting on again and again all semester long. तो डोंट वरी अबाउट, ये प्रिंसिपल आपके आते रहेंगे, जितने याद रख सकते हो रखो, क्योंकि सारे याद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट मेरी तरफ से, राइट डाउन 3 ट्रेड ऑफ यू पर्सनली फेस इन एवरेज वीक। Second, identify one externality, positive or negative, that you observe near your home or campus. एंड ये दोनों असाइनमेंट आपको लिखनी है इन 1 पेज, आपको जो अच्छा लगे वो। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट एंड वी रेडी टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास में। हम जो डिस्कस करेंगे उसके लिए तैयार रहें। और आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप पिन कर सकते हैं, और बाकी आप PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।